हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और इस वीडियो में हम देखेंगे सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। सो इससे पहले यानी पार्ट 4 में हमने देखा था शंकरी प्रसाद का केस। तो शंकरी प्रसाद के केस को जस्ट कुछ लाइनों में हम समराइज कर लेते हैं। तो शंकरी प्रसाद के केस में हुआ क्या था, तो वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था उसको चैलेंज किया गया था। एंड इसके जजमेंट में क्या हुआ, तो शंकरी प्रसाद के केस के जजमेंट में जुडिशरी ने कहा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 के तहत पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। ये जजमेंट दिया गया शंकरी प्रसाद के केस में। साथ ही साथ वहां पे कहा गया था कि जो लॉ वर्ड है जो आर्टिकल नंबर 13 के अंदर यूज हुआ है ये ऑर्डिनरी लॉ को सिग्निफाई करता है, ऑर्डिनरी लॉ को बताता है, ये अमेंडमेंट की बात नहीं करता है। एंड लॉ जो है वो डिफरेंट है अमेंडमेंट से। तो भारतीय संविधान में कुछ कानून दिए हुए हैं एंड उन कानून की वजह से आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो आप हमारे पास आइए, जुडिशरी के पास आइए, जुडिशरी आपको जो है सही फैसला सुनाएगी। बट अगर आप अमेंडमेंट को लेके आते हैं तो हम जो है उसके ऊपर आपको फैसला नहीं दे सकते, क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 के अंदर जो है लॉ वर्ड यूज़ किया गया है, अमेंडमेंट नहीं यूज़ किया गया है। एंड वो जो लॉ है वो ऑर्डिनरी लॉ की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट होता है। एंड उसकी वजह से जो पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर आ जाता है रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ऑल्सो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करने का पावर जो है पार्लियामेंट के पास चला जाता है। एंड इसके बाद फिर एक केस आता है सज्जन सिंह का। तो सज्जन सिंह का केस एंड इसके बाद गोलकनाथ का केस जो होगा उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाती हैं। एंड यहाँ से जो संघर्ष है पार्लियामेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में बढ़ता जाता है। एंड बाद में हम देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 368 को ही अमेंड कर दिया गया अंडर 24th अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ से जो संघर्ष बढ़ता गया वो क्यों बढ़ता गया, तो उसके पीछे सज्जन सिंह का जो केस था उसने भी एक फैक्टर जो है वो दिया था। तो चलिए देखते हैं सज्जन सिंह का केस। तो सज्जन सिंह जो है उनको अपॉइंट किया जाता है एज ए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बाय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जयपुर पुलिस ऑन 10th फरवरी 1948। ठीक है, सज्जन सिंह को अपॉइंट किया गया एज सब इंस्पेक्टर, किनके द्वारा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जयपुर पुलिस ऑन 10th फरवरी 1948। देन ये जो पोस्ट दिया गया सज्जन सिंह को सब इंस्पेक्टर का, इस पोस्ट पे इनकी नियुक्ति जो है कंफर्म की जाती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ राजस्थान के द्वारा इन सितंबर 1951। 1951 में ये जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का सज्जन सिंह का, इस पोस्ट का कंफर्मेशन जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ राजस्थान के द्वारा सितंबर 1951 में कर दी जाती है। फिर सज्जन सिंह जो है अपना ड्यूटी कर रहे हैं, सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही थी। बट एक टाइम ऐसा आता है जब सज्जन सिंह के अगेंस्ट कुछ कंप्लेन आता है। ठीक है, सज्जन सिंह जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके अगेंस्ट कुछ कंप्लेन आता है एंड इस कंप्लेन के बेसिस पे एक इंक्वायरी जो है की जाती है, इंक्वायरी बैठाई जाती है सज्जन सिंह के ऊपर रिगार्डिंग दैट कंप्लेन। और ये जो इंक्वायरी बैठाई गई इसके बाद फिर एक ऑर्डर पास किया गया। एंड वो ऑर्डर क्या था, तो वो ऑर्डर था रिगार्डिंग डिसमिसल ऑफ सज्जन सिंह, यानी सज्जन सिंह को रेस्टिगेट कर दिया गया सब इंस्पेक्टर के पोस्ट से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी। ठीक है, एंड ये जब रेस्टिगेट कर दिए गए, डिसमिस कर दिए गए, तो इन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। एंड उनका ये सबसे पहला सवाल ये था कि आर्टिकल नंबर 311 जो है भारतीय संविधान का, वो कहता है कि आपकी नियुक्ति अगर किसी बंदे के द्वारा हुई है, ठीक है, माना कि यहाँ पे ए एक बंदा है, यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं, तो आपका अपॉइंटमेंट जो है अगर इस बंदे के द्वारा किया गया है, ठीक है, ए बंदे के द्वारा किया गया है, तो आपको रेस्टिगेट ये पोस्ट से इक्विवेलेंट जो लोग हैं वही कर सकते हैं, या इस पोस्ट से ऊपर के जो लोग हैं वही आपको रेस्टिगेट कर सकते हैं, वही आपको डिसमिस कर सकते हैं। बट सज्जन सिंह के केस में क्या हुआ था कि इनके नीचे वाले जो पोस्ट वाले थे उनके द्वारा, यानी डीआईजी के द्वारा उनको रेस्टिगेट करवाया गया था। सो डीआईजी के ऑर्डर के तहत इनको रेस्टिगेट करवाया गया। तो उन्होंने बोला भाई आर्टिकल नंबर 311 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस बात को तो वैलिडेट नहीं करता है, यहाँ तो आर्टिकल नंबर 311 का हनन हो गया है मेरा। तो इस बेसिस पे जो है वो
पिटिशन फाइल करते हैं, बट स्टार्टिंग में उनका जो पिटिशन है वो डिसमिस कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, एंड 2 बार ये इनका जो पिटिशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद फाइनली ये जो केस है ये पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सो उन्होंने इस केस के अंदर बोला कि मुझे सफिशिएंट टाइम नहीं मिला है, मुझे मौका नहीं दिया गया सही तरीके से कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर पाऊँ, अपने कंडक्ट को एक्सप्लेन कर पाऊँ, एंड ये सारी जो इंक्वायरी है जल्दीबाजी में ख़त्म करके DIG के द्वारा मुझे रेस्टिगेट कर दिया गया है, मुझे डिसमिस कर दिया गया है। बट मेरी जो नियुक्ति है वो IG पोस्ट के द्वारा हुई थी, ठीक है। IG पोस्ट का जो बंदा है उनके द्वारा मेरी नियुक्ति हुई थी एंड कंफर्मेशन हुआ था। तो मुझे IG पोस्ट के इक्विवेलेंट जो बंदा है वो मेरे को रेस्टिगेट कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, या इनसे भी जो सीनियर हैं वो मुझे रेस्टिगेट कर सकते हैं। DIG जो हैं उनके पास ऑथोरिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 311 टू डिसमिस मी। तो ये उनका जो है केस था, ये उनका पॉइंट था, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखें तो पॉइंट तो सही था जो भारतीय संविधान कह रहा है। तो फिर ये जो केस है फाइनली पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, एंड जब ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ पे एक केस को और कंसिडर किया जाता है इस केस को डील करते समय, और वो केस था भूप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस, जो एक सिविल रिट पिटिशन था उसके तहत आया था। एंड इस केस के अंदर जो जजमेंट दिया गया था उसको भी कंसिडर किया गया सज्जन सिंह के केस में, एंड फिर जजमेंट जो है सरकार जुडिशरी जो है जजमेंट जो है देती है। बट इसके साथ साथ ये जो केस है ये थोड़ा अलग रूप लेता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट जो हैं वो लाए जा रहे थे, एंड वो जो अमेंडमेंट लाए जा रहे थे वो बेसिकली किस लिए लाए जा रहे थे, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास अगर है एंड ज़रूरत से ज़्यादा लैंड अगर किसी के पास है तो उससे वो जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, वो सरकार अपने पास ले पाए एंड उसको फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फंडामेंटल राइट का हनन जो है हो रहा था, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी उस समय। तो इसी चीज़ की वजह से सरकार बहुत सारे ऐसे एक्ट लाती है और साथ ही साथ 9 शेड्यूल लगा देती है। 9 शेड्यूल में वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना के डाल देती है। 9 शेड्यूल ऐसा हो गया कि वो जुडिशियल रिव्यू से एकदम से बाहर है। 9 शेड्यूल में अगर कुछ डाला तो जुडिशरी जो है उसको टच नहीं करेगी, उसके ऊपर कुछ फैसला नहीं सुनाएगी एंड उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकती है। तो वैसी चीज़ें चल रही थी। उसी सिलसिले में 17th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया जाता है उस टाइम के दौरान, एंड जब 17th अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा था, एंड लोग जो हैं रिट पिटिशन फाइल करते जा रहे थे हाई कोर्ट के अंदर, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच रहे थे धीरे धीरे करके। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था, एंड ये सारी जो अमेंडमेंट्स हैं सरकार करके क्या करना चाह रही थी, तो एक्चुअली में जो लेजिस्लेटिव मेजर्स थे वो एडप्ट कर रही थी स्टेट के अंदर, ताकि जो पॉलिसी उन्होंने नया लाया है उन पॉलिसीज़ को वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाए एंड उन पॉलिसीज़ को कोई जो बंदा है वो कोर्ट में चैलेंज ना कर पाए। तो इन सब चीज़ों के लिए वो अमेंडमेंट किए जा रहे थे, एंड इसी के दौरान क्या होता है कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1964 में लाया जाता है, एंड साथ ही साथ उस समय आर्टिकल नंबर 31A के अंदर भी अमेंडमेंट किया जाता है। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो ये थी कि 44 एक्ट्स लाए गए अंडर 17th अमेंडमेंट एक्ट इन 1964, एंड ये 44 जो एक्ट लाए गए ये 9 शेड्यूल के अंदर डाल दिए गए। अब 9 शेड्यूल के अंदर डाल दिए गए तो वहाँ पे जुडिशरी जो है उसको टच ही नहीं कर सकती, उसको इनवैलिडेट घोषित ही नहीं कर सकती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा था, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा था, एंड सरकार ऐसा क्यों कर रही थी, ताकि उनका अगर जनता का फंडामेंटल राइट का हनन अगर हो रहा है तो उस बेसिस पे जुडिशरी जो है उन लॉज को इनवैलिड ना घोषित करे। इसीलिए ये सारा जो खेल है, ये सारा जो अमेंडमेंट है एंड 9 शेड्यूल का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन जो है धीरे धीरे करके 9 शेड्यूल में जोड़ा जा रहा था। 9 शेड्यूल का जो लंबाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। साथ ही साथ बहुत सारे पिटिशनर्स थे जिन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया हुआ है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट का हनन हो जा रहा था जो भी एक्ट्स लाए गए थे अमेंडमेंट करके। तो ये जो चीज़ें हैं ये पता ही नहीं चल रही थी। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था इंडिया में उस समय कि भाई फंडामेंटल राइट को भी अगर अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 तो कहाँ तक मतलब ये चीज़ें जो हैं वो सही हैं। तो
यहाँ पे पहली बार जो सवाल है वो उठता है ऑन स्कोप एंड इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 का ट्रू स्कोप क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, उसके ऊपर पहला जो प्रश्न है वो सज्जन सिंह के केस से ही रिलेटेड एंड यहीं पे उठता है। उसके बाद फिर बोला गया कि अगर आर्टिकल नंबर 368 को देखा जाए तो उसको यूज़ करके अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज ला रहे हैं तो उसकी वजह से हाई कोर्ट्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है यानी जो चेंजेस हम ला रहे हैं बाय यूजिंग आर्टिकल 368 इसके वजह से हाई कोर्ट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ जा रहा है। तो आप अगर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस लाते हो, पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट से डील करता है, तो पार्ट 3 के अंदर आप कुछ चेंजेस ला रहे हो तो इसके वजह से हाई कोर्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हाई कोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है, तो भाई हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 कुछ पावर दिए गए, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट। तो आप फंडामेंटल राइट को अगर आप चेंज कर रहे हो तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि नीचे में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको भी वैलिडेट किया जाए, वो जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से अरेंज हो। तो यहाँ पे जो है सवाल उठता है कि अगर आप 368 को यूज़ कर रहे हो तो किस हद तक यूज़ करोगे। एंड इसके बाद फिर आगे जाके ये एक बेस प्रोवाइड करता है एंड ये केस जो है इसके वजह से आगे जाके मेथड बाय विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट, उस चीज़ की उत्पत्ति होती है कि कौन सा वो तरीका है जिसके द्वारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं। क्या हर चीज़ को एक ही तरीके से अमेंड किया जाएगा या अलग अलग जो अमेंडमेंट है उनके लिए अलग अलग जो प्रोसीजर हैं वो रखे जाएंगे। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो उठता है यहाँ से। एंड ये जो आर्टिकल नंबर 368 के ऊपर सवाल उठा था ये फिर आगे भी उठेगा, ठीक है। गोलकनाथ का जब केस देखेंगे उसके अंदर भी ये जो चीज़ें थोड़ा रोल प्ले करेगी। एंड उसके बाद फिर क्या होगा 1971 में हम देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 368 में ही चेंजेस ला दिए गए। वो आर्टिकल जिसके तहत भारतीय संविधान को बदला जा सकता है उसी आर्टिकल को फिर बदल दिया गया अंडर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 1971 में। एंड ये जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसके तहत आर्टिकल नंबर 368 को चेंज किया गया, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए। उसके तहत आर्टिकल नंबर 368 का क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3 जो है वो जोड़ा जाता है एंड आर्टिकल नंबर 13 जो है उसके अंदर क्लॉज 4 जोड़ा जाता है। एंड आर्टिकल नंबर 368 को वापस से एक बार और अमेंड किया जाता है 1976 में। एंड ये था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट हुई थी। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में विद गोलकनाथ केस एंड देखेंगे उस केस में क्या हुआ था। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।